करती है। तो पाठ की जो नायिका है यानी जो मुख्य पात्र है उसका नाम है आनंदी, जो कि एक बड़े परिवार से आई है, यानी एक अमीर परिवार से आई है। जिस घर में वो आई है यानी उसके ससुराल में धन दौलत, किसी जमाने में उनके पास में बहुत पैसा था, लेकिन आज है कारण उनका परिवार है वो अपनी गुजर बसर एक गांव के ग्रामीण इंसान की तरह कर रहा है। ऐसे में जब आनंदी उस परिवार में जाती है जो कि एक अमीर परिवार से आई है, लेकिन वो कुछ ही दिनों में अपने आप को उस परिवार के अनुकूल बना लेती है और बड़े घर की बेटी होने का प्रमाण प्रस्तुत करती है। तो लेखक ने एक घटना के द्वारा ये सिद्ध करने की कोशिश की है कि वास्तव में अगर लड़की चाहे तो वो अपने परिवार को स्वर्ग बना सकती है। अब वो क्या घटना हुई जिसके कारण आनंदी और उसके देवर में है श्रीकर्ण सिंह जो आनंदी का पति है यानी बड़ा बेटा है, है जो छोटा बेटा है। श्री सिंह पढ़ा लिखा लड़का है और नौकरी करता है। लाल बिहारी गांव में रहता है, उसी की तरह जीवन यापन करता है और शारीरिक रूप से बहुत स्वस्थ और सुंदर है। अब एक दिन लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया मारकर लाता है और इससे पहले आनंदी खाना बना चुकी होती है। अब वो जब बाद में लाता है और चिड़िया बनाने को देता है, ना चाहते हुए भी आनंदी वो चिड़िया वगैरह बना देती है, लेकिन जो घी होता है वो सारा उसमें मांस में डाल देती है। तो जब लाल बिहारी सिंह खाना खाने बैठता है तो दाल में घी नहीं होता है। तो एक छोटी सी बात पर वो भाभी से कहता है कि तुमने दाल में घी क्यों नहीं डाला। तो भाभी जवाब देती है कि जितना घी था वो मैंने सारा मांस में डाल दिया। अब हम आगे देखते हैं। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों ही घी आया है, इतनी जल्दी गया। उठ गया का मतलब होता है खत्म हो गया। एक स्वाभाविक सी बात है, अक्सर परिवार में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं कि कोई चीज खत्म हो जाए, या घर में आप अपने घरों में देखते हो कि कोई बेकरी कभी आती है खत्म हो जाती है तो मम्मी आपसे अक्सर कहती रहती है ना, अभी कल तो लाई थी आपने खत्म कर दी। वही बात होती है। तो लाल बिहारी सिंह को गुस्सा आता है कि अभी परसों तो घी लाया था, कैसे खत्म हो गया। आनंदी ने उत्तर दिया, आज जो कुल पाव भर रहा वह मैंने मांस में डाल दिया। अब देखो यहाँ से निशान लगाओ, मैंने बुक पे भी लगाया होगा अगर आपको दिख रहा होगा। जिस तरह से सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह क्षुब्धा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी को भावत की ये ढिठाई बहुत बुरी मालूम हुई। तिनक कर बोली, मैके में तो चाहे घी की नदी हो। बिहारी के माध्यम से ये बताने की कोशिश की कि जब मनुष्य को भूख लगी होती है उसको एकदम जाता है और गुस्से के कारण आपको देता है। लाल बिहारी को भूख लगी हुई थी, खाने से पहले ही छोटी भाभी के साथ हो गई। तो जब भाभी ने उसको ये बोला कि मैंने सारा घी मांस में डाल दिया, तो जिसके कारण वो पहले से ही गुस्सा था। तो लेखक एक्सक्यूज मी मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। जिस तरह से जब लकड़ी सूखी होती है ना, उस पर अगर जरा सा तेल डाल दो वो एकदम से भड़क जाती है। इसी प्रकार जब व्यक्ति भूखा होता है तो छोटी सी बात पे ही गुस्सा हो जाता है। लाल बिहारी सिंह को भी भूख लगी हुई थी और भाभी की का उत्तर सुनकर उसे गुस्सा आ गया। तो उसी तरह क्षुब्धा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। जब व्यक्ति उसे गुस्सा आता है वो छोटी छोटी सी बात लड़ना शुरू कर देता है। इसीलिए लाल बिहारी को ऐसा लगने लगा मानो उसकी भाभी, ढिठाई का मतलब होता है उसकी भाभी बेशर्मी से यानी जानबूझकर उसको ये उत्तर दे रही है। इसलिए उसे गुस्सा आ गया और वो कहने लगा कि तुम ऐसे कह रही हो
जैसे तुम्हारे घर में तो घी की नदियां बहती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं लाल बिहारी के मन में ये बात थी कि उसकी भाभी बड़े घर की है, इसलिए वो ये जताना चाहते कि उनके घर में तो घी कभी खत्म नहीं होता था, आज हमारे घर में घी खत्म हो गया। तो इन पंक्तियों का बड़ा लेखक हमें ये बताना चाहता है कि कभी कभी एक छोटी सी बात परिवार में एक बड़ा रूप धारण कर लेती है। तो लाल बिहारी और आनंदी के बीच एक छोटी सी तूते में हुई थी, लेकिन उसने इतना बड़ा रूप कर लिया कि हम आगे देखेंगे। इसलिए कहा है कि अब तक में कविता का प्रसंग आती थी, अब स्टैंडर्ड में 5 के बीच व्याख्या करने के लिए आती है। तो जिनका मैं निशान लगवाती हूँ उनको ध्यान से सुना करो, क्योंकि इनकी प्रसंग व्याख्या आपको हाफ ईयरली एग्जाम में आ सकती है। फिर इस हेलो, हाँ जी, अब सुनाई दे रहा है आपको? यस मैम। हाँ बेटा, थोड़ा कनेक्शन टूट गया था, आज बहुत स्लो चल रहा है नेट। यस ओके, मैम। इस तरह से लेखक का ये मानना है कि लड़कियों में क्या आदत होती है, ये सबके लिए है, किसी एक लड़की के लिए नहीं, कि लड़की जो है विवाह के बाद जब अपने ससुराल जाती है तो सारी तरह की परेशानियां वो चुपचाप सह लेती है, लेकिन अगर कोई उसके मायके रहे सहन नहीं होता है। उनके अनुसार स्त्री गालियां सह लेती है, मार भी सह लेती है, पहले की निंदा उससे नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मेरा भी 9 लाख का है, वहां इतना घी नित नाई कहार खा जाते हैं। उसने लाल बिहारी की बात का जवाब देते हुए कहा कि हाथी मरा भी 9 लाख का है। ये एक मुहावरा, एक लोकोक्ति है। इसका मतलब होता है कि हाथी चाहे मर भी जाए तो भी उसकी कीमत 9 लाख होती है। कहने का तात्पर्य उसका ये था कि चाहे हमारे परिवार में आज वो पुरानी शान शौकत नहीं है, फिर भी हमारे पास इतना धन है कि इतना घी जो आप खाते हो, इतना घी तो हमारे परिवार नौकर चाकर खा और कहार खा लेते हैं। ऐसी बात आनंदी ने इसलिए कही क्योंकि उसको लाल बिहारी की आज के बाद मैंने इसलिए उसने गुस्से में कहा कि इतना घी तो हमारे घर के नौकर चाकर खा लेती हैं। अब लाल बिहारी पहले से ही गुस्से में था और भाभी का जवाब सुनकर उसे और गुस्सा आ गया और उसने थाली उठाकर पटक दी।
और बोला जी चाहता है कि खींच लूं। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो गया। बोली वे होते तो आज इसका मजा चखाते। इस तरह से एक छोटी सी बात ने एक बड़ा रूप धारण कर लिया। लड़के गुस्से और कहने लगी कि अगर यहाँ होते तो तुमने जो कुछ मुझे कहा है उसका जवाब तुम्हें अवश्य देते। अब अपर उजड ठाकुर से ना रहा गया। अपर मीन्स अनपढ़, उजड, क्योंकि लाल बिहारी सिंह पढ़ा लिखा नहीं था। सिर्फ शारीरिक रूप से एक पहलवान जैसा उसका शरीर था और मानसिक रूप से भी उसका विकास इतना ही हुआ था। इसलिए उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। खड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर भूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। यद्यपि लाल बिहारी अपनी भाभी की बहुत इज्जत करता, लेकिन आज गुस्से के कारण वो अपना आपा खो बैठा और उसने अपने पैर से खड़ाऊ, खड़ाऊ चप्पल होती है गांव में जो लकड़ी की बनी होती है, आपने अक्सर देखा जो पंडित लोग पहनते हैं, तो गांव वगैरह में लोग पवित्र मानते हैं इसको और रसोई वगैरह में इसी का प्रयोग किया जाता है। तो लाल बिहारी ने वो खड़ाऊ पहनी हुई थी। गुस्से में वो खड़ाऊ उठाकर अपनी भाभी के सिर पर मार दी और कहने लगा, जिस पति के नाम का घमंड कर रही हो, अगर वो मेरे सामने होता तो मैं उसको भी देख लेता। इस तरह से एक छोटी सी तू मैं एक बड़ी लड़ाई का रूप धारण कर लिया। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, सिर बच गया, पर उंगली में बड़ी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते हुए पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। अब इतना गुस्सा आ गया क्योंकि कोई भी ये सहन नहीं कर सकता कि उसका देवर या घर का और कोई सदस्य उसको खड़ाऊ फेंक यानी चप्पल उतार कर मारे। इसलिए आनंदी को भी गुस्सा आ गया। उसने हाथ रखकर अपनी सिर की चोट को तो बचा लिया, लेकिन वो गुस्से में कांपती हुई अपने कमरे में चली गई। स्त्री का बल और साहस, मान Ma'am, और your मर्यादा। voice is not clear. जस्ट वेट बेटा, आ जाएगी थोड़ी। और बेटा देखो कौन स्क्रिबलिंग कर रहा है, वेरी बैड। आप कोई छोटे बच्चे थोड़ी हो, 9th स्टैंडर्ड में आ गए। प्लीज बी मैच्योर। हो सकता है कभी कभी बीच में आवाज कट रही होगी, डोंट वरी बेटा, अगर नहीं समझ में आएगा मैं दोबारा बता दूंगी, लेकिन हैव पेशेंस, ओके। Ma'am, अब your यहाँ voice से is देखो not coming. बेटे, जस्ट ट्राई, आ जाएगी। Ma'am, now it's clear. ओके। स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है। उसे अपने पति के ही बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। यहाँ पर भी निशान लगाओ, स्त्री का बल और साहस, यहाँ से लेकर खून का घूंट पीकर रह गई। इन पंक्तियों में लेखक हमें ये बताना चाहता है कि विवाह के बाद औरत जो है यद्यपि रहती ससुराल में है, लेकिन और उस ससुराल में उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार उसका पति होता है। उसे अपने पति की हिम्मत और साहस पर हमेशा गर्व होता है। इसे अपने पति होता तो मैं उसे भी देख लेता, लेकिन आनंदी इस वक्त रही क्योंकि उसका पति यानी श्री कर्ण सिंह घर में नहीं थे। इसलिए वो खून का घूंट पीकर यानी कड़वा घूंट पीकर चुप रही और मन ही मन यह सोचने लगी कि जब उसका पति आएगा तो वो सारी बात उन्हें बताएगी। इस तरह से लाल बिहारी और आनंदी के बीच एक छोटी सी बात पर इतना बड़ा झगड़ा खड़ा हो गया। श्री कर्ण सिंह शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पति को यह घटना हुई। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही। अब उसके पति यानी श्री कर्ण सिंह शहर से हर शनिवार को वापस गांव में आते थे और झगड़ा बृहस्पतिवार को हुआ था, इसलिए 2 दिन थे बीच में। अब इन 2 दिनों तक आनंदी अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकी और कोप भवन में, कोप भवन का मतलब होता है ऐसा कमरा जहां अंधेरा हो,
प्राचीन समय में क्या होता था, जब राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके महल में एक ऐसा कमरा होता था जिसमें ना तो कहीं से रोशनी आती थी, ना कोई साजो सामान होता था। तो जब रानी राजा से नाराज हो जाती थी किसी कारणवश, तो वो अपना नाराजगी जाहिर करने के लिए उस कमरे में चली जाया करती थी। तो यहाँ पर भी लेखक ने आनंदी के कमरे को कोप भवन इसलिए कहा है क्योंकि उसका पति यहाँ पर नहीं था और उस गुस्सा था। अपना गुस्सा दर्शाने के लिए वो 2 दिन तक अपने कमरे में चुपचाप पड़ी रही कि जैसे ही उसका पति आएगा वो उसको सब बात बताएगी। ना कुछ खाया ना पिया, उनकी बाट देखती रही। अंत में शनिवार को वे नियमानुकूल संध्या समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर-उधर की बातें और कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमों आदि की चर्चा करने लगे। ये वार्तालाप 10 बजे तक रात तक चलता रहा। प्राचीन समय में क्या होता था कि गांव वगैरह में बाहर एक पंचायत जैसा कमरा बना होता था, तो घर के मर्द जो थे वो अक्सर अपना सारा दिन काम करने के बाद जो खाली समय होता था वहीं पर व्यतीत किया करते थे। आजकल की तरह नहीं था कि घर पर आए, और आजकल क्या है, चाहे वो मर्द है या औरत है, घर के अंदर आते ही हर कोई अपने कमरे में चला जाता है। बाहर के लोगों से इंटरेक्ट करने का समय ही नहीं मिलता और लोगों की आदत भी नहीं रही है। लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था। जो कहीं शहर से आता था तो सारे एक जगह इकट्ठे होते थे मर्द, और जो शहर से आता था वो इधर-उधर की बातें बताता था, शहर में क्या हुआ, क्या किया उसने। तो श्री कर्ण सिंह अपने गांव में सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति था, इसलिए सारे गांव वाले हर शनिवार को उसका इंतजार किया करते थे कि कब वो शहर से आएगा और हमें शहर की कहानियां सुनाएगा। तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ। श्री कर्ण सिंह आए और बाहर बैठे रहे। रात के 10 बज गए। गांव के लोगों को इधर उधर के किस्से कहानियां सुनाते हुए, तो गांव के भद्र पुरुषों की इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने की भी सुध नहीं रहती थी। भद्र मनुष्य का मतलब होता है जो बुजुर्ग होते थे। तो जो गांव के बुजुर्ग लोग हुआ करते थे, क्योंकि उन्हें बाहर जाने का मौका ही नहीं मिलता था, इसलिए अगर कोई शहर से आ जाए तो उसका पीछा नहीं छोड़ते थे। तो वो श्री कर्ण सिंह को भी अंदर जाने नहीं दे रहे थे। श्री कर्ण को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। पिंड छुड़ाना एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है पीछा छुड़ाना। तो ऐसे में श्री कर्ण सिंह उनसे पीछा बड़ी मुश्किल से छुड़ाते थे और तब अपने घर के अंदर जाते थे। ये 2-3 घंटे आनंदी को बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठी, एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर से साक्षी दी, हाँ बहू बेटियों का ये स्वभाव अच्छा नहीं, मर्द के मुंह लगे। अब आदत के अनुसार हमेशा क्या होता है ना, जब घर में कोई लड़ाई हो या कुछ हो तो हर कोई अपना पक्ष जो है वो साफ करना चाहता है। तो जब श्री कर्ण सिंह अंदर आए, खाने का समय हुआ, तो आनंदी को कुछ कहने से पहले ही लाल बिहारी सिंह ने श्री कर्ण सिंह से कहा कि भाई भाभी को समझा लो कि मर्दों से ऐसे बात ना किया जाए। अपने बच्चे हैं ने भी लाल बिहारी का ही पक्ष लिया और कहने लगे कि हाँ, बहू बेटों को घर के मर्दों से ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। अब श्री कर्ण सिंह जो ऑलरेडी शहर से थके हुए आए थे, बाहर से भी इतनी देर बातें करने के बाद अब वो अंदर आए थे। श्री कर्ण सिंह को पूरी बात पता नहीं थी, लेकिन पिता ने और भाई ने उन्हें पहले से ही ये बात पर भड़का दिया था। श्री कर्ण खाना खा पी नंदी के पास गए, वो भरी बैठी थी, ये हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है। अब खाना खाने के बाद जब वो अपनी पत्नी अपने कमरे में गए, तो आनंदी तो वैसे ही 2 दिन से भरी हुई बैठी थी कि तब श्री कर्ण सिंह बात कहे, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही उसके भाई ने और बाप ने उसके कान भर दिए थे, इसलिए कहीं ना कहीं श्रीकंठ को भी आनंदी के ऊपर गुस्सा था। आनंदी ने उनसे पूछा कि क्या वो खुश है। श्रीकंठ बोले, बहुत खुश, पर तुमने आजकल घर में ये क्या उपद्रव मचा रखा है। उपद्रव का मतलब होता है शोर शराबा मचा रखा है।
आनंदी की तेवरियों पर बल पड़ गए, झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुम्हें ये आग लगाई है उसे पाऊं तो मुंह झुलसा दूं। ये बात सिर्फ आनंदी और श्रीकंठ के बीच की नहीं है। हमारे आम जीवन में हम ये चीज देखते हैं कि यदि घर में कोई घटना हो जाती है तो ऐसे में क्या होता है कि जो पति को जब गुस्सा होता है, पति को लोग भड़का दे तो उसे और गुस्सा आ जाता है, क्योंकि 2 दिनों से वो श्रीकंठ का इंतजार कर रही थी सिर्फ ये बताने के लिए कि उसने लाल बिहारी ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया, लेकिन उसके कुछ बताने से पहले ही लाल बिहारी ने उसको सब कुछ बता दिया था। तो श्रीकांत सिंह अपने भाई की तरफ से आनंदी पर गुस्सा हो रहा था। तो आनंदी को भी गुस्सा आ गया और उसने एक आम औरत की तरह ये कहा कि तुम्हें जिसने आग लगाई है ये अगर मेरे सामने आ जाए तो मैं उसका मुंह झुलसा दूं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि आनंदी ने जो भी लाल बिहारी के प्रति जो उसका गुस्सा था वो अपने पति को कह दिया। श्रीकंठ बोले, इतने गर्म क्यों होती है, बात तो कहो। जब पत्नी भी गुस्से में आ गई तब श्रीकंठ को थोड़ा एहसास हुआ और उसने अपनी पत्नी से पूछा कि आखिर बात क्या हुई है, क्योंकि अभी तक श्रीकंठ को पूरी बात पता नहीं थी। लाल बिहारी ने सिर्फ इतना कहा था कि भाभी से कहो घर के और मर्दों के मुंह ना लगा करे। आनंदी, क्या कहूं, ये मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो गवार छोकरा जिसको चपरासीगिरी करने का शऊर नहीं है मुझे खड़ाऊ से मारकर योना अकड़ता। अब आनंदी पति के द्वारा ये पूछे जाने पर कि आखिर बात क्या हुई है मुझे बताओ, आनंदी का गुस्सा फट पड़ा और वो कहने लगी, ये मेरी किस्मत है, मैंने बुरे कर्म किए थे इसलिए मैं ऐसे परिवार में आई जहां लड़का अनपढ़ है, गवार है, जिसे कोई चपरासी भी न रखे। उसने मेरे ऊपर खड़ाऊ फेंक कर मारी। श्रीकंठ, सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे भी तो कुछ पता हो। अब श्रीकंठ सिंह को समझ में आया और वो पत्नी से कहने लगे, जो कुछ भी हुआ है मुझे साफ साफ बताओ, जब तक मुझे पूरी बात पता नहीं चलेगी मैं निर्णय नहीं दे सकता। आनंदी ने सारी कहानी अपने पति को इस प्रकार सुनाई। परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझे मांस पकाने को कहा, घी हांडी में पाव भर से अधिक ना था, वे सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है। बस इसी पर मेरे मैके को बुरा भला कहने लगा, मुझसे ना रहा गया। मैंने कहा कि वहां इतना घी तो नाई कहार खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात पर उस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक कर मारी। यदि हाथ से ना रोक लूं तो सिर फट जाए, उसी से पूछो। मैं कहा, वह सच है या झूठ है। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गईं। बोले, यहाँ तक तो हो गया इस छोकरे का साहस। अब आनंदी ने सीधी बात अपने पति को खोल कर सुनाई कि किस तरह सब्जी में हांडी में घी थोड़ा कम था, जो मैंने था वो डाल दिया, तो घी कम होने पर मुझे कहने लगा कि क्यों नहीं डाला, तो मैंने भी कह दिया कि जो था वो मैंने सब्जी में डाल दिया है। इससे बात बढ़ गई और उसने मेरे को खड़ाऊ फेंक। Ma'am, your voice is not coming. मेरे माथा फूट जाता, मैंने किसी तरह से अपने आप को बचा लिया। अब श्रीकंठ सिंह को सही बात पता चली और कोई भी पति ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसका भाई उसकी पत्नी को मारे या उसकी को अपमानित करे। इसी करके श्रीकंठ सिंह की आंखें भी गुस्से के कारण लाल हो गई। आनंदी स्त्रियों के स्वभाव अनुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उसकी पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ बड़े धैर्य और शांत पुरुष थे, उन्हें कदाचित ही क्रोध आता था, पर के आंसू पुरुष की क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम करते हैं। यहाँ से भी निशान लगाओ, आनंदी से लेकर तेल का काम करते हैं। आनंदी के जब श्रीकंठ सिंह को सच्चाई का एहसास हुआ तब उन्हें पता चला कि क्या हुआ है। अब लेखक ने इन पंक्तियों के द्वारा
ये बताने की कोशिश की है कि जो पुरुष होता है, या चाहे वो कितना भी शांत स्वभाव का क्यों ना हो, लेकिन अपनी पत्नी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। वही संकट हुई शांत स्वभाव के अपनी पत्नी को देखा तो उनसे क्योंकि स्त्री के आंसू जो है वो वही करते हैं, जिस तरह से अगर आग में घी डाल दो तो आग एकदम भड़कने लग जाती है। उसी तरह से स्त्री के आंसू जो है वो पुरुष की गुस्सा रूपी अग्नि को जलाने के लिए काफी होते हैं। तो श्री कर्ण सिंह का गुस्सा आग की तरह उठा जब उन्होंने अपने पत्नी से उसके बारे में पता चला और उसकी आंखों में आंसू देखे। रात भर करवटें बदलते रहे, उद्विग्नता के कारण तक नहीं झपकी। प्रातःकाल अपने बाप के पास बोले, दादा अब इस घर में मेरा निर्वाह ना होगा। से निकाला के पास कहने लगे कि अब इस घर में मेरा गुजारा नहीं है। तो एक छोटी सी बात ने इतना बड़ा रूप धारण कर लिया। श्री कर्ण सिंह अपने परिवार से अलग होने के लिए तैयार हो गए। ओके, आज के लिए इतना ही, क्योंकि हमारा टाइम ओवर हो चुका है। आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है तो आप पूछ सकते हो अपना हैंड रेस करके। समझ में कोई कुछ ओके, नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अब हमारा टाइम हो गया। सो बाय बेटा। बाय मैम, हैव अ नाइस डे। थैंक यू, सेम टू यू। थैंक यू मैम।